नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आना ही इंसानियत है। सेवा भाव को हर पूजा, हर इबादत से बढ़कर माना गया है। ऐसे वक्त में जब देश कोरोना महामारी से बड़ी जंग लड़ रहा है, तब जरूरत है इस संकट का मिलजुल कर सामना करने की। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पराये नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो कि मानवता का फर्ज निभा रहे हैं और बिना लालच दूसरों की जान बचाने में लगे हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है और आज भी नजीर बने हैं। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके और उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए जी मीडिया आपके सामने लेकर आया है द रियल हीरोज। और इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। एएमएक्स बायोडीजल के सीईओ चंचल सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। चंचल जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। चंचल जी, महामारी का ये दौर चल रहा है और ऐसे में हमने देखा कि कैसे अपने साथ छोड़ रहे हैं और वाकई में ये घड़ी भी ऐसी है कि जो हमारी मदद कर दे मौजूदा वक्त में वही हमारा अपना है। बिल्कुल, जो भी मदद कर दे इस समय वो भगवान है आज के समय में हमारे लिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि बहुत ही विचित्र समय है। ऐसा समय हमने भी कभी देखा नहीं और भगवान न करे आने वाली पीढ़ी कभी इस तरह की भविष्य और इस तरह का माहौल देखें। चंचल जी, क्योंकि आपके बारे में भी हमने बहुत कुछ सुना कि आप भी समाज सेवा में लगातार जुटे रहते हैं, तो वो जानकारी जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। देखिए, समाज सेवा तो क्या है, एक मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। और भूखे को अन्न और सारी सब चीज़ें, अगर ज़रूरत की चीज़ें मिल जाए, एक गरीबों को कपड़ा मिल जाए, जो मिल जाए, तो वो भी समय समय पे सारी सब चीज़ें होती हैं। वो जो अभाव है, जो आज गरीब जनता जो पिछले 1 साल से गरीबी, पैसा और खाने पीने या जो भी चीज़ों से लड़ रही है, उन्हें हमारा एक पूरा इंदौर प्रीमियम ग्रुप है। एक पूरा हम लगभग 300 लोग हैं पूरे इंदौर शहर और इंदौर के आसपास के शहरों में, गरीब झुग्गी झोपड़ियों में और सभी जगह जाकर के हम वो वितरित करते हैं, सारी सब चीज़ें करते हैं, उन्हें समय समय पे सारी सब चीज़ें अवेलेबल कराते हैं। यही सेवा शुरुआत से करते आ रहे हैं बस। तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि तकरीबन 300 लोगों की आपकी पूरी ये टीम है और आप लोग अलग अलग इलाकों में जाकर, खासतौर पर जो कच्ची बस्तियां हैं वहां पर जाकर गरीब लोगों की मदद करते हैं। लेकिन कब से आप लोगों का ये कार्यक्रम चल रहा है? क्या पिछले दौर में जो 2020 में हमने देखी थी परिस्थितियां, उस दौरान भी आप लोगों ने ऐसे ही मदद की थी लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल, उस दौरान भी हमने बराबर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हम लोग जो भी होता है, हर व्यक्ति जो भी सहायता हो सकती है, 100 200 500, हम 300 400 लोग हैं और उनके साथ में मिलने वाले जितने भी लोग हैं, सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और समय पे वो सारी सब चीज़ें अवेलेबल कराते हैं। और पिछले साल भी जब पूरा महाराष्ट्र से यूपी की ओर एक हर किसान वर्ग का लोग, जो मजदूर वर्ग है, ऑटो रिक्शा वाला हुआ, टैक्सी वाला हुआ, जो भी मजदूरी कर रहा था, वो सारे लोग जा रहे थे पैदल पैदल इतनी तपती धूप के अंदर। उन्हें पानी, खाने पीने की वस्तुएं, चीजें, चप्पल, इस तरह की सारी सब चीजें हमने पिछली बार भी अवेलेबल करवाई है और इस बार भी कोशिश पूरी जारी है। चंचल जी, बिल्कुल, क्योंकि ये त्रासदी ऐसी आई है कि लोग अब बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपने देखा कि हर सेक्टर पर इसका असर पड़ा है और व्यापार धंधे सब कुछ चौपट हो चुके हैं। तो आपके सेक्टर पर कैसा असर और फिलहाल आप आगे क्या कुछ संभावनाएं देख रहे हैं कि क्या लगता है आपको कि स्थितियां सुधर जाएंगी और कैसे आप आगे भी लोगों की मदद करते रहेंगे? देखिए, आगे लोगों की मदद तो बिल्कुल करेंगे और रही बात स्थितियों की, तो स्थिति तो वापस से सुधरेगी, फिर से वापस दौर आएगा, समझेंगे, सारी सब चीज़ें हैं। थोड़ा संयम हमें भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है साहब कि अगर ये बस गई तो ये पूरा जमी जोद हो जाएगा और कुछ बचेगा नहीं यहाँ पर। तो क्या करना है इन पैसों का और क्या करना है इतने बड़े व्यापार का? तो मेरा तो ऐसा मानना है कि सबसे पहले जो ये जो इनविजिबल जो शत्रु है हमारा, जो कि कोरोना के नाम से जाना जा रहा है, उससे निपटने की हमें जो तैयारी है वो पूरी रखनी चाहिए और वो पहले उससे खत्म किया जाए, तो ही आगे भविष्य में एक नई भविष्य की एक कदम उठाया जा सकता है। चंचल जी, और वैसे तो ये कहा ही जाता है कि सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है किसी भी काम को सफल बनाने के लिए। तो आपको इंस्पिरेशन, ये प्रेरणा कैसे मिली कि हाँ, मुझे भी आगे बढ़ना है, समाज के लिए कुछ करना है? देखिए, क्या होता है ना, जब आप किसी चीज को बहुत नजदीक से देखते हैं और समझते हैं कि इसकी पीड़ा क्या है, इसकी तकलीफ क्या है,
तो आप जब कुछ करने लायक हो जाते हैं या आप उसके लायक हो जाते हैं या आप उस चीजों में रहते हैं तो आपको वो ऑटोमेटिक समझ में आता है कि नहीं यार ये इसकी तकलीफ ये है और इसे मदद करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी अगर कोई ऐसा वर्क अगर तकलीफ में है तो उसे सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए और उसे मदद करना चाहिए। कोई ऐसी घटना जो आपके दिल को छू गई हो और उसके बाद आपने सोचा कि हाँ मैं मदद के लिए अब आगे आऊंगा? देखिए ऐसी कोई घटना तो मुझे बराबर याद नहीं है कि बट मेरे मन में एक शुरू से एक ऐसी चीज रही है कि गरीब जो परिस्थितियां होती है वो बहुत नाजुक परिस्थिति में होता है। मैंने कई चीजों को देखा है कि जब आदमी का बच्चा या कोई भी तकलीफ में होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, और जब अगर ऐसा वक्त हो जब उसके पास पैसा ना हो और पूरा देश लॉकडाउन में बंद है, तब उसके दिल पे क्या गुजरती है आप जान सकते हैं कि उस बच्चे की तकलीफ को वो एक पिता या माँ वो किस तरह से देखती है। अगर उसके पास में वो कुछ भी हो वो सारा सब कुछ बेच देती है, समझ देती है और उसके पूरी जान निछावर कर देती है। तो ऐसे समय में साहब ऐसा ना हो कि कम से कम कि उस गरीब व्यक्ति का सब कुछ उजड़ जाए और उस बच्चे की जान बचाने के लिए तो मैंने काफी समय कुछ समझा, तो हमने इस चीज के प्रयास को आगे बढ़ाया कि हमें ऐसे लोगों के लिए मदद करना चाहिए, समय समय पे सारी सब चीजों को आगे लाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की दुविधाएं या ऐसी विचित्र चीजें हमारे भारत का इतिहास न बने। चंचल जी बिल्कुल, और आपके सामाजिक कार्यों के लिए आप पुरस्कृत भी हो चुके हैं, सम्मानित भी किए जा चुके हैं, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करने के लिए जाते हैं और जो कि वक्त हम देख रहे हैं कोविड-19 का, तो ऐसे में खुद के लिए भी खतरा दिख जाता है। परिवार के जो सदस्य हैं कई बार वो भी इसको लेकर आपत्ति करते हैं कि अगर तुम मदद करने के लिए जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी फंस जाओ, तुम्हें संक्रमण अपनी चपेट में ले ले। तो ऐसा आपकी फैमिली कितना सपोर्ट करती है इन सब चीजों में आपके लिए? नहीं, मेरी फैमिली पूरा सपोर्ट करती है, ध्यान रखने को कहती है हमेशा समय पे, और जब भी हम आते हैं या घर से दिन भर से लौट करके घर पे आते हैं तो बकायदा हम जितने भी कोविड के चीजें हैं हम सभी हाथ सैनिटाइज करना, मुंह फेस मास्क वगैरह सारी सब चीजें वापरते हैं, और जब भी बाहर भी जाते हैं तो पूरे प्रोटोकॉल को हिसाब से देख करके कि नहीं ऐसा करना है, कैसे देना है, सारी सुविधाओं के साथ ही जाते हैं हम लोग। परेशान तो होता है परिवार। बिल्कुल चंचल जी, क्योंकि इतना बड़ा कारोबार आप संभालते हैं तो ऐसे सब कुछ मैनेज कैसे कर पाते हैं इतने बिजी स्केड्यूल से? देखिए साथ में बहुत बड़ा एक टीम है, हमारे जो MX बायोडीजल के जो परिवार है वो टीम काफ़ी अच्छी टीम है, वो भरोसेमंद बहुत ही अच्छी टीम है हमारी। वो पूरा समय समय पे सब चीज़ें मैनेज करती है, शेड्यूल रहता है पूरा, तो अपने लिए कुछ ना कुछ समय निकालता हूँ मैं, और ये सब चीज़ें हम हर संडे और हर महीने के अमावस के दिन हम सुबह से निकल जाते हैं जहाँ भी झुग्गी झोपड़ियों वगैरह में सब चीज़ें करने के लिए। दिल को एक सुकून मिलता है कि नहीं किसी की मदद की, और उसके जब चेहरे पे जो वो मुस्कुराहट होती है वो काफ़ी बहुत पावरफुल मुस्कुराहट होती है, वो समझ लीजिए आप। यानी कि आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसके सकारात्मक परिणाम भी देख रहे हैं, और यानी कि जनता का साथ भी आप लोगों को मिल रहा है पूरी तरीके से। बिल्कुल ऑफकोर्स, बिल्कुल पूरा जबरदस्त। हम एक महीने में हम सोचते हैं कि 1000 पैकेट खाने के बनाएं और वो बांटें। उसके लिए हम जो फंड इकट्ठा करते हैं उसकी जगह हमें पता लगता है कि 1000 की जगह 1500 या 2000 पैकेट्स का फंड इकट्ठा हो जाता है। अक्सर मैंने देखा है, हर बार। चंचल जी, लेकिन लोगों से कनेक्टिविटी आप लोगों की और ज्यादा कैसे बढ़ती है? कहां पर आप लोग ये जो खाने के पैकेट्स बता रहे हैं उनकी सप्लाई कैसे कैसे करवाते हैं लोगों तक? हमारी टीम है पूरी, 8-8 10 लोग मिलते हैं, बॉक्स गाड़ियों में रखते हैं, सारी सब होते हैं। फिर हम सुबह से निकलते हैं कि जहाँ पे हमने पूरे इंदौर शहर के आसपास में जो बिल्डिंग का काम चल रहा है, बिल्डर्स वगैरह के काम चल रहे हैं, वहाँ छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में कुछ मजदूर वर्ग रह रहा है, कोई बंजारे लोग रह रहे हैं, सड़क पे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, भिखारी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी या उन चीजों के लिए जीते हैं और कहीं इस तरह के फुटपाथ पे या कहीं पे रुकते हैं। तो वो सारे स्थानों को हमने पूरा किया हुआ, और ऐसी 5-7 टीम रहती है जो पूरा इंदौर शहर के आसपास और इंदौर शहर के अंदर जाती है और वहाँ सब चीजें मुहैया कराती है। खुद तो आप प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो टीम का आपने जिक्र किया, सर उन लोगों को आप मोटिवेट कैसे कर पाते हैं? क्योंकि इतना आसान नहीं है। हम खुद तो सोच रहे हैं कि लोगों की हेल्प करनी है, लेकिन सबको साथ लेकर चलना, टीम वर्क के साथ, वो कैसे मुमकिन हो पाता है? देखिए ऐसा मेरी जो टीम है उसके अंदर बहुत सारे कुछ लोग हैं, वो स्वयं से, हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती आज तक कभी भी कि आपको ये करना है। सभी के पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां, सभी ऑटोमेटिक अपने अपने हिसाब से सारे काम कर लेते हैं। हमें आज तक कभी किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि भैया आपको वहां जाना है, आपको ये पैकेट्स करना है, वो करना है, कुछ नहीं। सारे काम ऑटोमेटिक और इतनी बढ़ चढ़ के होते हैं कि हमें खुशी होती है कि यहाँ बंदे
रह जाते हैं, सामान खत्म हो जाता है, बंदे रह जाते हैं कि सर हमें भी कुछ काम बताइए, हम कहाँ जाएं। लेकिन चंचल जी, जैसा कि आपने बताया कि जहां जहां आप लोगों को जानकारी मिलती है कि मदद की दरकार है, तो वहां तो आप लोगों की टीम जो है पहुंच जाती है। क्या खुद से भी लोग आप लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, खुद से भी फोन करके बताते हैं कि हम लोग को मदद चाहिए? बिल्कुल, जब अगर वो रहते हैं तो हमने कुछ 2-4 लोगों के नंबर अवेलेबल करा रखे हैं उन एरियो के अंदर कि अगर कोई भी ऐसी विपदा या कोई भी तकलीफ आए या कोई मेडिसिन दवाइयों की जरूरत लगे या कोई ऑपरेशन मेजर चीजें हो रही है, तो वो किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है या क्या हो रहा है और उसकी कितनी बजट है उस ऑपरेशन का, तो उतना पूरा हम मुहैया कराते हैं, सारी सब चीजें अवेलेबल कराते हैं, उस हॉस्पिटल में जाते हैं, मिलते हैं और उस ऑपरेशन की जो भी कॉस्ट ऑफ होती है वो हम खुद बियर करते हैं, वो उन्हें नहीं बियर करते हैं। क्योंकि सारी परिस्थितियों को चंचल जी आप करीब से वहां देख रहे हैं, तो जरा बताइए स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है इंदौर और उसके आसपास के इलाकों में फिलहाल? स्वास्थ्य सेवाओं का हालचाल तो अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से जो भी है कहना नहीं चाहिए, खैर पर तो भी नरम तो रहता ही है। सारी स्थितियां बहुत नाजुक हैं, मतलब जो भी सरकारी तंत्र है प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है काम में और आशा करते हैं कि सारी सब चीजें कुछ ही समय में सही हो जाएगी। और भविष्य में मैं तो एक कहता हूं कि स्पेशल हेल्थ के अंदर कम से कम 20 से 25% फंडिंग सरकार को अब करना चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन और ऐसे हॉस्पिटल्स चाहिए जो गरीब लोगों के लिए निःशुल्क एक नॉमिनल चार्जेस में सुविधाएं मुहैया कराएं। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह जो देखे हैं सिर्फ नाम मात्र रह गए, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं एक नाम मात्र है, बस वो गरीब को उसका मूल्य मिल नहीं पाता है उसका जो होता है। बिल्कुल, और आज के वक्त में इलाज इतना महंगा है कि हर किसी के लिए मुमकिन नहीं कि वो इतने महंगे महंगे अस्पतालों में जाए और वहां इलाज करा सके। तो आपकी कुछ फ्यूचर प्लान्स होंगे, आपने कुछ गोल सेट किया होगा कि मुझे ये करना है? देखिए, अभी तो हमने एक ऐसा सोचा जरूर है कि एक आगे भविष्य में अगर चाहा और अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले 4 साल के अंदर हम भी एक हॉस्पिटल की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले भविष्य के अंदर हम पूरा मिलकर के जहाँ पे निःशुल्क निस्वार्थ सारे सिविल वर्कर्स वगैरह जो भी हमारी पूरी टीम है वहाँ पे उन सब चीज़ों को लाया जाए, इन सारी सुविधाओं को निःशुल्क मुहैया कराया जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। चंचल जी, क्योंकि कई समाज सेवकों से और भी हम जुड़े तो उन्होंने कई बार बताया कि प्रशासन से भी हम बहुत ज्यादा सहयोग की उम्मीद करते हैं, क्योंकि कई जगह पर दिक्कतें भी सामने आती हैं। आप लोगों को कितना साथ मिल रहा है प्रशासन का? देखिए, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, अगर प्रशासन से अगर उम्मीद की जाए या उम्मीद करने की कोशिश करेंगे तो प्रशासन से सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है, फल नहीं मिलने वाला है कभी भी। इसीलिए आम जनता को आना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा और खुद से वो सुविधाएं बनाना पड़ेगी, खुद से रास्ते बनाने पड़ेंगे, तभी काम होएगा। हम किसी के ऊपर भरोसा रख करके काम नहीं कर सकते, हमें खुद को आगे निकलना पड़ेगा। हम सरकार का मुंह नहीं देखते, सरकार लगता है कि हाँ हम जैसे एनजीओ को या इस तरह के संस्थाओं को आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए, तो सरकार बिल्कुल करे, हम तैयार हैं। तो क्या आपकी ऐसी भी कुछ प्लानिंग है कि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि 8-9 टीम्स आपके साथ मौजूद हैं, तो क्या इन टीम्स को भी और अलग अलग राज्यों में भी भेजा जाएगा और अपनी जो चेन है आप इसको ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अभी तो हम हाल फिलहाल मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हम जहां भी हो सकता है, इंदौर से 100-150 किलोमीटर के आसपास में जो भी इलाके हैं वहां पे इन सब चीजों को व्यवस्थित की जाए। फिर अगर जैसे ये कारवां बढ़ता रहा तो सारे शहर के लोग और आने वाले शहर के लोग, ऐसे हर एक शहर के अंदर हम एक ऐसी पूरी टीम बना दी जाएगी जहां पे वो हर तरह की चीजें मुहैया करा सकते हैं, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, सारी सब चीजें हो सकती है। लेकिन बिल्कुल सर, लेकिन क्योंकि लगातार खबरें भी हम दिखाते हैं, इंदौर की भी हमने बहुत सारी खबरें रोजाना दिखाई हैं और दिखा भी रहे हैं, लेकिन वहां पर भी अभी हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में वो जो सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए वो है नहीं। वहां ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है, बेड्स की कमी है, प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है, जांचें नहीं हो पा रही हैं, लोग परेशान हैं काफी। बिल्कुल परेशान हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है इसके अंदर हमारा ही हाथ है कि सरकार जो चीज़ों की व्यवस्था करती है वो एक सिस्टम के माध्यम से जो आना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से आ ही नहीं पाती है। वो पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो सिस्टम आ भी जाता है तो सिस्टम गायब हो जाता है। अभी हमने देखा कि इंदौर शहर के एक सेवा कुंज हॉस्पिटल है, वहाँ पे कुछ समय पहले ऑक्सीजन के बड़े सिलेंडर्स थे वहाँ पर काफ़ी, वहाँ पे कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा था 200 बेड का, बट पता लगा 2-3 के अंदर वहाँ पे ऑक्सीजन के जो सिलेंडर जो बाहर लगा था वो गायब हो गया। आज वो हॉस्पिटल जगह ऐसा पड़ा हुआ है, ऐसा ही पड़ा हुआ है। आज सरकार चाहती या थोड़ी सी अगर राजनीति ना होती तो वहाँ कहीं ना कहीं 100-200 लोगों को कोविड सेंटर बनाया जा सकता था और बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था।
चंचल जी, और ये वक्त तो ऐसा है कि लोग पहले अपनी सोच रहे हैं, बाद में दूसरों की सोचते हैं, लेकिन आप उन लोगों से हटकर हैं, क्योंकि आपने परिवार का साथ तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन आप तो समाज सेवक के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं। पिछले दौर में से लगातार अभी तक आप काम करते आ रहे हैं और आप निःशुल्क अस्पताल को खोलने की बात कर रहे हैं, जो ये तो शायद बहुत कम लोग सोच पाते हैं कि किसी के लिए इतना भी बेहतर कुछ करना है। सर देखिए मैम, दिव्या जी, आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इस हिंदुस्तान के अंदर और इस संसार के अंदर सारी सब चीज़ें मानवता से जुड़ी हैं, और मानवता से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। साथ कुछ ले नहीं जाना है। अगर जो भी करना है इसी धरती पे अगर इस समय कर दिया जाए उन मानव जाति के लिए, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा होगा। यही स्वर्ग है, यही सब कुछ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के कार्यों के लिए जो हमारी टीम है वो भी बहुत अति उत्साही रहती है काम करने के लिए, सेवा भाव के लिए। और खासकर मैं तो आपको बोलता हूँ कि हमारी टीम ही नहीं, इंदौर शहर पूरा इंदौर शहर की अगर देखा जाए, आपने देखा होगा कि हर कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। यहाँ का हर एक व्यक्ति जो है ना, उसका जो दिल है बहुत कोमल है। आप कहीं कोई गिर जाए या कुछ हो जाए तो उसको तुरंत उठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, उसको चीज लेना बिना किसी टेंशन। यहाँ के हरफन मोहल्ला लोग हैं, यहाँ के मैंने देखा है, बहुत मस्त दिमाग के, मस्त, किसी चीज का कोई टेंशन नहीं, सारी सब चीजें। तो ये मालवा की धरती है साहब, मालवा की धरती के अंदर इतने मालामाल लोग हैं, तो अब आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ के लोगों का दिल कितना बड़ा होगा। चंचल जी, क्योंकि इंदौर शहर ऐसा है जो कि स्वच्छता के क्षेत्र में कई शहरों को पीछे छोड़ चुका है, तो क्या स्वच्छता के लिए, साफ सफाई के लिए भी आप लोगों को जागरूक करते हैं या कोई ऐसा अभियान भी चला रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा कोई अभियान तो नहीं चला रहे हम लोग। ऐसा ऑलरेडी पूरे इंदौर शहर की नगर निगम है और बहुत सारी कुछ एनजीओ हैं और भी कोई संस्थाएं हैं, वो जरूर इस ट्रैफिक नियमों के बारे में, स्वच्छता के बारे में हर जगह काम कर रही है। बराबर तरीके से सारा काम चल रहा है। हमें जो हमारा काम है, हम हमारा काम कर रहे हैं, वो लोग उनका काम कर रहे हैं। हम बिजनेस भी कर रहे हैं और बिजनेस के साथ में उनकी मदद भी कर रहे हैं। चंचल जी, क्योंकि वाकई में इस दौर में आप युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर उभरे हैं, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं के लिए भी मैसेज यही है मेरे लिए तो कि जो भी आप गोल डिसाइड करते हैं उस काम के लिए लगे रहें, डगे नहीं, उसकी जड़ तक जाएं, चीज़ों को समझें और एक सविवेक, बिना किसी की राय मशवरे के अपने खुद से अपने दिल की बात को सुने, अपने दिमाग को सकारात्मकता रखें और आगे बढ़ते रहें। लेकिन आप ये बात तो मानेंगे ना कि लोगों ने भी लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती है, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन मरीज इतनी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं अस्पतालों में कि इतनी एक साथ व्यवस्थाएं करना भी इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, सरकार को एकदम इतनी सारी व्यवस्था करना आसान नहीं है। और ये क्या होता है कि आपको देखो, एक फ्लेजिको टाइप एक बीमारी होती है ना, कि एकदम से आम जनता एक के पीछे एक ले जा रहा। अब लोगों को ये लगता है कि अरे छींक आई या खांसी हो गया, थोड़ी सी दिक्कत आ गई, बुखार आ गया तो मुझे कोविड हो गया। ऐसा नहीं है साहब। देखिए, मौसम है, मौसम बदलता रहता है, थोड़ा सा हमें भी धैर्य रखने की जरूरत है। हमने टेस्ट कराना है, सारी सब चीज़ें लेना है और अपने आप से सकारात्मक सोच के हिसाब से रहना है हमें। तभी जाकर के हम इस कोरोना जैसी बीमारी को भगा सकेंगे। मन से, आत्मविश्वास से जगड़ रहना है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते रहना है, तो भी हम ये सब चीजें कर सकते हैं। और इन सारी व्यवस्थाओं को भी मैनेज तभी किया जा सकता है। अब एक साथ अगर आप जाकर के सारे हॉस्पिटल में 100 लोगों की व्यवस्था है और 200 लोग वहां पहुंच जाएंगे, भैया मेरा इलाज करो, मेरा, ऐसे तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। और आपने देखा रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह जैसे लोगों की कालाबाजारी, लोग बाग ग्लूकोज का पानी भर कर बेच दे रहे हैं, सारे हॉस्पिटल लगे। आप देखिए कितनी बुरी व्यवस्था है। आप चंद पैसों के लिए सारे हॉस्पिटल का स्टाफ, नर्स, डॉक्टर्स और कुछ दलाल लोग मिलकर के एक ही इंजेक्शन को 5-5 बार बेच दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? डॉक्टर लिखता है कि आपको रेमडेसिविर की जरूरत है, जबकि उसको जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका ऑक्सीजन लेवल 90 से प्लस है। उसको जरूरत नहीं है, 70 से नीचे आएगा तभी उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत होती है। अब वो डॉक्टर लिख देता है, नर्स मंगवा लेती है, वो अपनी जेब में रख देती है, वापस वो उसके पास कहीं चला जाता है, फिर वापस मार्केट में बिकता है 25,000 30,000 के अंदर। एक 800-900 रुपए का इंजेक्शन अगर 25,000 रुपए में बिकेगा तो एक गरीब आदमी को सरकारी अस्पताल की क्या चीजों की जरूरत है साहब? बिल्कुल चंचल जी, और कई वो लोग ऐसे भी निकले हैं जो कि अस्पतालों में ही कार्यरत हैं और वहीं के वार्ड बॉय हो या फिर जो और कर्मचारी हो, वो ऐसे लोग हैं जो कि कालाबाजारी कर रहे हैं और इस तरीके से नकली इंजेक्शन बेच रहे हैं। चंचल जी, लेकिन जिस तरीके से ये जो महामारी का दौर हम देख रहे हैं, ऐसे में तभी हम इस आपदा से उभर सकते हैं जब पूरा समाज एक साथ आए और सभी को मिलजुल कर इस जंग को जीतना होगा।
बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि समाज के सारे लोग, हर वर्ग के लोग हों, सारे युवा लोग हों, जो भी हैं, वो सारे सब चीज़ें आते रहें। मैं उन सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप इसको भ्रमित ना होने दें और इन सब चीज़ों को चलते रहें। आपका काम बहुत सकारात्मकता से करें और इन सारी सब चीज़ों को हावी ना होने दें। बिल्कुल चंचल जी, और आपके द्वारा समाज में किए गए योगदान के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको सम्मानित करता है। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार आपको ऐसे ही द रियल हीरोज से हम मिलवाते रहेंगे और अपनी पेशकश में ऐसे दिखाते रहेंगे ताकि आप लोगों को भी इससे प्रेरणा मिल सके। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।